नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो तमाम नवीन जानकारियां चल रही हैं वो सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताऊं किसान भाइयों कि आज हमारे साथ दो खास मेहमान कौन हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि आप फ़ोन लगा सकते हैं, अपने तमाम सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञों से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट करना होगा। तो सबसे पहले टोल फ्री नंबर हम आपको बता दें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। और आइए अब मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे खास मेहमानों से। तो हमारे साथ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवराम रघुवंशी जी मौजूद हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई सागर से हमारे बीच मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रगतिशील किसान के रूप में धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, जो कि देवास से हमारे बीच आए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में असामान्य बारिश का दौर हमने देखा। ऐसे में खास तौर पर यदि खरीफ फसलों की बात करें तो किसान भाइयों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि आज हम कृषि के सामयिक कार्य के विषय में बातचीत कर रहे हैं। सुनील भाई, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अभी जो बरसात हुई है, बरसात होने के बाद खरीफ फसलों पर इस वर्षा का क्या प्रभाव पड़ा है। तो सुनील भाई, मैं किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे हमारी दलहनी फसलों में उड़द आता है और मूंग आता है, ये दोनों फसलें अभी कटाई के लिए लगभग तैयार हो चुकी हैं। तो सबसे पहले किसान भाई ये काम करें कि जितनी भी दलहनी वाली फसलों के खेत हैं हमारे, चाहे उड़द का हो, मूंग का हो या अरहर का हो, इनकी जल निकास की व्यवस्था करें। साथ साथ में जहां किसान भाइयों ने कम समय वाली सोयाबीन की किस्में लगाई हैं, जैसे JS 5560, JS 2034, वो भी अब लगभग पक के तैयार हैं कटाई के लिए। तो उन खेतों की भी जल निकास की व्यवस्था करें, जिससे खेत में जल्दी से बतर आ जाए और किसान भाई इनको कटाई का कार्य चालू कर सकें। और साथ साथ में इस साल हमने देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में असामान्य वर्षा हुई है। कहीं वर्षा ज़्यादा हुई है, कहीं कम हुई है। आज भी जो वर्षा हुई है पिछले 3-4 दिनों में, वहाँ पे हम देखते हैं कि कई जगह बहुत अतिवृष्टि हो गई है। मतलब जैसे कि कम समय में ज़्यादा पानी बरसना। ये एक सबसे सिंपल उदाहरण है इंदौर शहर का, कि यहाँ पर कि 36 घंटे में 10-11 इंच वर्षा हो गई। तो उससे क्या है कि पानी बह के बाहर निकल गया है। और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एरिया में अभी भी कम वर्षा हुई है। तो वहाँ पर भी जिन किसान भाइयों ने कम समय वाली सोयाबीन किस्में लगाई हैं, ज़्यादा समय वाली सोयाबीन किस्में लगाई हैं, तो वहाँ पर वो भ्रमण करें, अपने खेत में देखें कि जहाँ पे हमारा सोयाबीन आज सही समय बुआई हुई है तो सोयाबीन की उम्र लगभग 75 दिन के आसपास है। और जिन किस्मों की उम्र 100 दिन से लेकर 110 दिन के बीच में है, तो वहाँ पर अभी हमारे किसान भाइयों की पूरी फूल के बाद फली बन के फली भराव की अवस्था में है। तो वहाँ पर किसान भाई देखें कि हमारी फलियों पे कोई कीड़े मकोड़े नुकसान तो नहीं कर रहे। किसान अपने खेतों का शाम के समय भ्रमण करें 4 बजे के आसपास, और ये देखें खेत के अंदर जाके कि किसी पौधे के पास हमारी फली तो नहीं टपक रही। यदि फली टपक रही हैं तो वहाँ पर ये देखें कि फली के जो दाना रहता है वहाँ पर उसने कोई हल्का सा टोंसा तो नहीं लगाया, इल्ली ने, मतलब क्योंकि वो रात में सिर्फ फलियों को नीचे टपकाने वाली इल्ली आती है। तो उसका यदि कहीं हमको दिख रहा है प्रकोप है, तो किसान भाई उसमें अपना दवा का छिड़काव करें हल्का सा। हाँ, ये उन किसान भाइयों के लिए जिनकी कि ज़्यादा समय वाली उन्होंने सोयाबीन की किस्में लगाई हैं। और इस टाइम क्या है, पूरी फली उनकी भराव की अवस्था में, और फली यदि नहीं बचेगी तो उपज फिर कहाँ से आएगी। इसलिए मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इसका ज़रूर किसान भाई निगरानी करें कि हमारे खेत में फली कहीं टपक तो नहीं रही है। और जिन किसान भाइयों की कम समय वाली फसलें थीं, जैसे JS 2034, JS 5560, ये कम समय वाली किस्में हैं, ये पक कर तैयार हो गई। जैसे ही उनको समय मिलता है, इनको जल्दी से कटाई करके थ्रेसिंग करके अपने घर में रख लें। तो ऐसी स्थिति में मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि उड़द, मूंग और अपना ये कम समय वाली सोयाबीन की फसलों को जैसा समय मिले उनकी कटाई करके थ्रेसिंग करके घर में जल्दी से रख लें। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने ये बताया है कि जो खरीफ फसलों को देखते हुए जिस तरह से असामान्य बारिश का दौर रहा, तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाई ज़रूर ये जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, जैसा कि असामान्य बारिश का दौर जारी रहा, ऐसे में आप एक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, आपके द्वारा क्या कुछ सावधानियाँ बरती गई? अभी देखा जाए तो जैसे नई वैरायटी का चयन कीजिए,
जिसके बाद अपन ने 11-35, 20-116, राज सोया 24, इस ऐसी वैरायटी बोई है जो अपने ज़्यादा पानी गिरने पर भी, कम पानी गिरने पर भी ये वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है। सहनशील शक्ति बहुत बढ़िया इस वैरायटी, ऐसी वैरायटी लगा रखी है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सावधानियों के साथ आप अपनी कृषि को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि जो समस्या है उनसे कहीं ना कहीं आप दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक सवाल और ये सामने आ रहा है कि अब असामान्य बारिश का दौर जारी है, ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि किसान भाई एक ही फसल लगाते हैं लेकिन उसमें वैरायटी नहीं रखते, तो ऐसे में क्या परेशानियाँ किसान भाइयों के सामने आ सकती है? देखो सुनील भाई, जो आपने प्रश्न किया है कि अब ऐसे साल अपन ने देखा कि वर्षा असामान्य हुई है, कहीं जगह वर्षा ज़्यादा हुई है, कई जगह कम हुई है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ये तो अपना खरीफ सीजन तो लगभग कंप्लीट होने को आ रहा है, आगे ये अपने क्षेत्र की वर्षा की स्थिति देखना है कि हमारे पास वर्षा के बाद पानी की स्थिति क्या है, हमारे ट्यूबवेलों में पानी का जल स्तर क्या है, हमारे जो खुले कुएँ हैं उनमें पानी का स्तर क्या है, हमारे पास तालाब हैं उनमें पानी का स्तर क्या है, साथ साथ में यदि हमारे पास आसपास डैम से नहर का पानी आता है तो उसमें हमारे डैम की स्थिति पानी की क्या है। क्योंकि कई जगह अभी भी बहुत सी जगह मतलब खुले कुएँ, ट्यूबवेल, इनका जल स्तर कई एरियाओं में नहीं बढ़ा है। तो इस स्थिति में किसान भाई अपने पानी की उपलब्धता का अध्ययन करने के बाद फिर अपना फसलों का चयन करें, और फसलों का चयन करने के बाद हम यही किसान भाई से कहना चाहेंगे कि इस बार एक फसल पर बिल्कुल भी ना जाएं। मतलब अपने पास यदि 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें कम से कम 4-5 प्रकार की फसलें लगाएं, और 4-5 प्रकार की फसलों में भी हर फसल की 4-5 किस्में लगाएं। एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहते हैं हम लोग कि जैसे अपन ने गेहूँ लगाया, तो अब गेहूँ में क्या रहेगा कि अब अभी देख रहे हैं कि पानी की उपलब्धता क्या है। तो एक तो क्या रहेगा उसमें हमने कि कम पानी वाली किस्में, ऐसे हमने यदि 5 एकड़ में गेहूँ लगाया तो 1 एकड़ में 2 पानी वाला गेहूँ लगा लिया, 1 एकड़ में 3 पानी वाला लगा लिया, 2 एकड़ बची जिसमें हमने 4-5 पानी वाला गेहूँ लगा लिया। तो इससे क्या रहेगा कि हमारे पास जो पानी के सोर्स हैं उनका पूरा उपयोग हो जाएगा, और साथ साथ में हमको कहीं पे भी जैसे ज़्यादा पानी वाला यदि हम गेहूँ लगाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा खाद की मात्रा भी लगती है, तो फिर हमको खाद की मात्रा भी कम हो जाएगी। और साथ साथ में क्या रहेगा कहना कि यदि ज़्यादा पानी वाला हम गेहूँ लगाते हैं तो उसके बाद में देखते हैं कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलती। यदि हमारा जैसे हमने देखा कि शरबती गेहूँ लगाया कम पानी वाला तो उसका हम बाज़ार भाव अच्छा मिल जाता है। तो ऐसे हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि एक हमारे फार्म पर यदि हम 4-5 फसलों का समावेश करते हैं और प्रत्येक फसल में हम 4-5 किस्मों का समावेश करेंगे तो एक प्रकार से हमारे पास खेती का एक सुरक्षित रक्षा कवच बन जाएगा, जिसको हम एक हिसाब से बीमा बोल सकते हैं कि हमको कहीं से भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो डॉक्टर साहब, ये भी माना जा सकता है कि यदि आपने एक वैरायटी लगाई है तो ये तो जाहिर सी बात है कि असामान्य बारिश का दौर है तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन आप अलग अलग वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं तो यदि नुकसान आपको कम भी है तो ये माना जा सकता है कि मुनाफे में किसान भाई रहेंगे। हाँ, अब देखो सुनील भाई, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, अभी बात भी हुई कि यदि इस समय में जो अभी लेट वर्षा हो रही है इसमें यदि सभी किसान भाइयों ने कम समय वाली फसल लगाई होती तो हमारा पूरा सोयाबीन आज की स्थिति में सड़ने की स्थिति में आ जाता। अब किसान भाइयों से जी हम लोग भी बार बार कहते हैं, किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों से, कृषि अनुसंधान केंद्रों से सलाह लेते हैं कि सर हम लोग क्या करें, तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई आपको सोयाबीन तो लगाना है लेकिन उसमें अलग अलग समय अवस्था का सोयाबीन लगाएं या अलग अलग अवधि वाला लगाएं। तो इससे क्या है कि यदि वर्षा हमारी जल्दी चली जाती है तो कम समय अवधि वाली से उपज मिल जाएगी। यदि वर्षा सामान्य वर्षा होती तो सभी किस्मों में उपज अच्छी मिल जाएगी, और यदि वर्षा कहीं लेट जाती है तो जो हमारी देर से पकने वाली किस्में हैं उनसे हमको भरपूर उत्पादन मिलेगा, और साथ साथ में बीच में जो हमको सूखा काल मिलता है जिसको ड्राई स्पेल बोलते हैं उसमें हम कम समय वाली फसलों को अवेयर के घर में भी रख लेते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये हिसाब से पूरा सुरक्षा चक्र बोल सकते हैं इसको आज के समय के हिसाब से। बिल्कुल। तो किसान भाई, जिस तरह से डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि सुरक्षा कवच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धर्मेंद्र जी आपसे समझना चाहूँगा मैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप एक ही अलग अलग वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है इस वक्त? क्या किसान भाई आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो अलग अलग वैरायटी को लेकर बातचीत होती है या एक ही वैरायटी की फसलें ज़्यादा लगाते हैं किसान? हमारे इधर सब तरह की वैरायटी लगा रखी है, जैसे किसानों ने 95-60 भी लगा रखी है, 20-34 भी लगा रखी है। जल्दी वाले ने क्या, जिसको आलू बोना इन्होंने 95-60। पण शासन की ओर से इसका ये था कि आप 95-60 10 साल से ऊपर हो गई, इसको नहीं लगाना, इसमें येलो मैजिक वगैरह बीमारी भी घुस रही। जैसे मैं सभी को किसान भाई को बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमने लगाई थी 11-35, 20-34,
जिसके बाद 20-116 है, जिसके बाद राजसोया 18। ये वैरायटी क्या, इसमें फंगस वगैरह और बीमारी भी नहीं लगती। इसके बाद ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। जिसके बाद कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विभाग के तहत कृषि विज्ञान केंद्र है, क्रपको है, और NAC भारत सरकार के तहत हमें बीज मिलता है बीडर सीड। वही बीज हमने लगाया था जो आज बहुत बढ़िया वैरायटी 20-116 जो बीडर सीड मिला हमें अनुसंधान केंद्र से, जो NAC से और क्रपको से भी हम बीज लाए, जो बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं हम, उसके तहत बीज का उत्पादन कार्यक्रम लिया। इतना बढ़िया बीज निकला और नई वैरायटी अभी सक्सेसफुल और पूरी ग्रीन हो रही है और अच्छी वैरायटी है। इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप एक ही वैरायटी पर निर्भर मत कीजिए, नई नई वैरायटी लगाइए। आप एक वैरायटी लगा दीजिए तो उसमें क्या लॉस होती है अपनी, जैसे अभी ज़्यादा बारिश हो गई तो 95-60 जैसे ख़राब होने की स्थिति। इसीलिए आप अलग अलग वैरायटी का चयन कीजिए, आप एक वैरायटी पे निर्भर मत रहिए। बिल्कुल, अलग अलग वैरायटी का किसान भाइयों को चयन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बहुत ही बड़ा सवाल निकल कर ये सामने आया है। असामान्य बारिश के दौर में हमने देखा है कि जो फसलों में बीमारियां लग जाती हैं, इन बीमारियों से बचने के लिए किसान भाई क्या कदम उठा सकते हैं? देखो क्या है, कहते हैं कि सबसे पहले तो हम बताते हैं कि कोई सी भी किस्म रहेगी हमारी, कोई सी भी फसल रहेगी, उसका एक निश्चित बोने का समय रहता है। यदि बुआई का हमने समय सही रखा है, जैसे हम बोलते हैं कि तापमान सही रहना चाहिए, ठीक हल्की ठंडक आ जाना चाहिए। अब जैसे अपन अभी बात करें कि आने वाले रबी मौसम की, कि अब हम लोग को यदि देखते हैं कि ये आज आधा सितंबर निकल चुका है और अब लगभग सभी किसान भाई मतलब रबी की तरफ अपनी रुझान बढ़ा रहे हैं कि हमको क्या करना है। तो अभी जो अगले एक सप्ताह में और यदि हमारा पानी की स्थिति क्या बनती है, उसके आधार पर यदि हम लोग पूरे हमारे फार्म पे यदि हमने एक फसल का, यदि जैसे एग्जांपल बता दें आपके लिए, उदाहरण के लिए, कि चना लगाया पूरे खेत में, तो चने में फिर क्या होता है कि इल्ली का प्रकोप बढ़ता है। ठीक है, एक फसल रहेगी तो एक कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ेगा। और साथ साथ में फिर देखते हैं कि यदि कहीं ठंड का असर ज़्यादा आ गया तो चना हमारा है ना ठंड में एकदम से जल जाता है, इसको बोलते हैं तुषार पड़ गया मतलब। तो ऐसी स्थिति में ये हम किसान को बोल सकते हैं कि देसी भाषा में जुआ का काम हो रहा है। एक फसल लगाना मतलब कीड़े मकोड़ों का आक्रमण भी हो सकता है और साथ साथ में क्या होगा, हमारा तुषार में भी जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जो हमने बोला कहना कि अपने को पूरे फार्म पर कई प्रकार की फसलें लगाएं, इससे कि हमको इससे एक हमारी सुरक्षा बन जाए कि कोई सा भी ज़्यादा आक्रमण नहीं होगा, हमको नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम किसान भाइयों से बार बार निवेदन यही करेंगे कि अपने फार्म पर 4-5 प्रकार की फसलें लगाएं और प्रत्येक फसल में अलग अलग किस्में लगाएं, जिससे कि बीमारी आने का संभावना कम हो जाएगी, कीड़े मकोड़ों का आक्रमण कम हो जाएगा और हमारी एक हिसाब से खेती में लागत भी कम हो जाएगी, क्योंकि सबकी जल मांग अलग रहेगी। यदि हमने गेहूँ लगाया है, चना लगाया है, आलू लगाया है, लहसुन लगाया है, प्याज लगाया है, तो सब पूरे फसलों की अलग अलग मतलब हमारी जल मांग रहेगी। हाँ, हमारा वहाँ का जो खेत का एक माहौल रहेगा, जिसको बोलते हैं वातावरण, वो भी एक अलग प्रकार का हो जाएगा। मतलब एक कीड़े के लिए वो सुटेबल रहेगा ही नहीं, तो एक कीड़े का आक्रमण नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि कभी जैसे हमने आलू लगाया, तो मैं तो किसान भाइयों से ये तक कहना चाहूँगा कि आप जिन लोगों ने जल्दी ऐसे अपना 95-60 सोयाबीन लगाया है, GS 20-34 लगाया है, दोनों समान समय की हैं, यदि खेत खाली होते हैं तो जल्दी से अपना कुफरी ज्योति आलू लगा दें, वो जल्दी से हमारा खेत खाली हो जाएगा। अभी यदि लगाते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो हमारा पूरा दिसंबर आखिर तक खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद प्याज लगा दें उसमें, तो इससे क्या रहेगा, किसान भाइयों के लिए आलू के दाम भी मिल जाएंगे और बाद में प्याज के दाम भी मिल जाएंगे। और साथ साथ में कि कभी देखते हैं कि एक फसल यदि लगाते हैं लगातार तो उसका भाव कम हो जाता है। यदि हम सभी फसलें समन्वित खेती टाइप में करेंगे तो हमको भाव की भी एक हिसाब से अच्छे भाव मिलने की संभावना रहेगी, हमको अच्छा भाव मिलता रहेगा। जैसे कि हमारे अभी धर्मेंद्र भाई ने बताया कहते हैं कि इस साल लहसुन का भाव भी अच्छा मिल रहा है, तो हम किसान भाई से यही बोलेंगे कि इस साल अब प्याज का भाव भी ठीक चल रहा है, आलू का भाव भी ठीक चल रहा है। अकेले इस साल थोड़ा सा बीच में टमाटर का भाव बढ़ा था, अब टमाटर का क्योंकि सब तरफ से टमाटर का आना चालू हो गया, इसलिए हम तो किसान भाइयों से ये बोल रहे हैं कि भाई आप सब्जी भी लगाएं तो बिल्कुल पूरा 1 एकड़ में 5-6 प्रकार की सब्जी लगाएं, जिससे कि उनको कोई ना कोई सी सब्जी का भाव अच्छा मिल जाए। एक सब्जी में एक तरफ जाते हैं तो हमको कभी कभी भाव में कम भाव मिलता है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। और साथ में क्या है कि ये एक फसल ही रहेगी, एक चक्री फसल रहेगी तो कीड़े मकोड़ों का आक्रमण तो बिल्कुल बढ़ता है। फिर हमारी एक किस्म की या एक मॉलिक्यूल्स की दवाई भी काम नहीं करती, फिर हमको दवाइयों के डोज चेंज करना पड़ते हैं कि भाई इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो इसको मॉलिक्यूल दूसरी दवाई चेंज करो।
ठीक है। तो इससे किसान की लागत बढ़ती है। और सर जितनी दवाइयों का हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जो भूमि रहती है उसमें कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलता है। अब जैसे हम बताएं आपको ना कि दवाई को अपन उपयोग करेंगे, फिर क्या होगा ना कि हम ज़्यादा उत्पादन वाली फसलें लेते हैं तो ज़्यादा खाद की मात्रा डालते हैं, और आजकल सब लोग रासायनिक तरफ ज़्यादा जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कहना कि ऐसे हमने कई जगह देखा हो, हम तो हमेशा बोलते हैं कि भाई अब जो हमारा जितना सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, जितनी भी शिमला मिर्ची है, टमाटर है, जितनी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है उनका एक निश्चित अवधि रहती है कि इसके बाद ही आप दवाई के यदि आपने छिड़काव किया है तो इतने दिन बाद इसको मार्केट में भेजें। इसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने पूरे मार्केट में तो बिल्कुल कीड़े बीमारी रहित सब्जियां भेज दी, अब वो हमारे पूरे मनुष्य लोग खा रहे हैं, तो उनमें फिर छोटे बच्चों में बीमारियां आ रही हैं। तो इससे बचने के लिए तो हम तो किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जितना भी आपका फसल अवशेष मिलता है उसको आप लोग सड़ा कर, यदि आपकी सब्जी के टूटे फूटे डंठल हैं उनको सड़ा कर खाद बनाएं, उस खाद का अपने खेतों में उपयोग करें। इससे मिट्टी का क्या रहेगा, हमारा भौतिक गुण मिट्टी के अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सर, ये तो माना जा सकता है कि तमाम जो जानकारियां आपके द्वारा किसान भाइयों को दी जा रही हैं वो सभी जानकारियां किसान भाई ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और इससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कृषि में सामयिक कार्य की। तो ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप चाहें तो आप अपने सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारे लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो टोल फ्री नंबर जो है आप लिख सकते हैं 1800-233-0040 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। तो धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे ये समझना चाहूँगा, इसके पहले हमने बात करी है बीमारियों को लेकर, बात करी बीजों को लेकर, अब हम बात करेंगे लेकिन कम समयावधि वाली जो फसलें रहती हैं इसके लिए किसान भाई खास तौर पर इस मौसम में क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? इसी रबी वाले सीजन में जी, अभी जैसे कम फसल वाली आलू की फसल हो गई, कम दिन वाली, जिसके बाद अपने मेथी हो गई, जिसके बाद धनिया हो गया, ये कम दिन वाली फसल है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और जिसके बाद एक खेती पे निर्भर मत रहिए, जैसे रघुवंशी जी ने बताया आप अलग अलग तरह की खेती कीजिए। उस हिसाब से अपने को मिश्रित खेती की ओर, मॉडल खेती की ओर जाना पड़ेगा जब खेती लाभ का धंधा बनेगा। अपन ने जैसे गेहूं बो दिए थे, ओले पाले आए थे, गेहूं पूरे नष्ट हो जाते। जैसे अपन ने लहसुन बो दी तो बच गई, प्याज बो दिए थे बच गए, लहसुन बच गई, धनिया बच गया। इसी हिसाब से आप मिश्रित खेती की ओर जाइए तो खेती लाभ का धंधा। बिल्कुल, मिश्रित खेती की ओर जाएंगे तो खेती लाभ का व्यवसाय तो जाहिर सी बात है कि बनेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, इसके पहले हमने तमाम बात करी लेकिन बीजों की बात अभी रह गई है। कई बार ये देखा जाता है कि किसान भाई ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में बीजों की मात्रा ज़्यादा लगा देते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, खेत हमारा भरा हुआ है, लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? सुनील भाई, ये किसान भाई हमने बहुत से ज़िलों में रहे, मतलब शाजापुर रहे, मंदसौर रहे, ठीक है, गंज बसोर, विदिशा रहे, कि बीज की मात्रा किसान भाई बढ़ाते जा रहे हैं। हमने उनसे बात भी की, भाई बीज ज़्यादा क्यों डालते हो? तो बोलते हैं सब बो घना और आराम करो, मतलब कि यदि हमने ज़्यादा बीज बो दिया तो हमारी फसल अच्छी होगी, ये मानते हैं। खेत भरे भरे दिखते हैं, लेकिन फिर हमने उनको अपने जो कुछ प्रोग्राम रहते हैं OFT वगैरह के, ऑन फार्म टेस्टिंग,
उनको कम बीज की मात्रा डाल के उनको बताया कि भाई आप कम बीज रखेंगे तो आपके पौधे की दूरी ठीक रहेगी, तो पौधे के लिए भरपूर पोषण मिलेगा, भरपूर उसको प्रकाश मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन हवा मिलेगी। इससे आपके पौधों में फूल भरपूर मात्रा में आएगा। कीड़े मकोड़ों को अपनी क्रियाविधि करने के लिए ज़्यादा डेंस या घना वातावरण नहीं मिलेगा, तो पौधे अच्छे रहेंगे, हेल्दी। उससे आपके फूल अच्छे आएंगे, फली अच्छी आएगी और उत्पादन अच्छा आएगा। साथ साथ में हमने किसान भाइयों को ये बोला कि भाई आप लोग बीज की मात्रा बढ़ाते क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हमारा लोकल बीज उपयोग करते हैं, तो हमको विश्वास नहीं रहता कि कितना रहेगा, इसलिए बीज बढ़ाते जाते हैं और आपके सामान्य बीज से हम 1.5 और 2 गुना बीज भी लगा देते हैं। तो फिर हमने इसको प्रचार प्रसार में लिया कि भाई आप लोग हर साल नई किस्मों की तरफ रुझान बढ़ाओ अपना, चाहे आधा एकड़ 10 बिस्वा आधा बीघे में भी आपको यदि बीज मिलता है तो नया बीज लगाओ और स्वयं का बीज बनाओ, क्योंकि बीज किसान के ही बनता है, बीज हर जगह फार्मों पर बनता है। तो मैंने तो यही किसानों भाइयों को बोला और आज भी आपके इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि किसान भाई स्वयं का बीज बनाएं, क्योंकि स्वयं से अच्छा बीज कोई भी नहीं बना सकता। अच्छा बीज ले आए। अब आज हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल है सोयाबीन बीज की, किसान भाई जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई ने बताया कि हम कुछ नई वैरायटी लाएँ, तो नई वैरायटियों में आज यदि हमारी फसल पक के खड़ी हुई है तो जितने क्षेत्र का हमको बीज बनाना है उसमें किसान भाइयों को यदि कोई अलग टाइप का पौधा दिखता है, उस पौधे को फसल कटने के पहले अलग कर दें। इसको हमारी भाषा में बीज उत्पादन कार्यक्रम बोलते हैं, रोइंग करना। तो उससे क्या रहेगा, किसान का शुद्ध बीज रहेगा। साथ में उस बीज को हार्वेस्टर से न कटवाएं, किसान मजदूर अपने मजदूर से कटवा लें या किसान स्वयं काट लें, उसके बाद उसकी फिर दाउन करने के बाद बीज बनाएं। मतलब थ्रेसर में भी उसको न डालना, क्योंकि थ्रेसर में क्या होता है, उसके आरपीएम यदि सही सेट नहीं है तो उसके बीज पे जर्मिनेशन पे असर पड़ता है और कई बार उसका जो कोट होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए किसान भाई अपना स्वयं का बीज बनाएं और बीज भंडारण अच्छा रखें, पूरा नमी का ध्यान रखें और साथ में शुद्धता, तब मैंने पहले ही बता दिया कि शुद्धता में उनको शुरू में ही उनका ऑब्जर्वेशन लेना खेत में जाके कि कोई दूसरा बीज तो उनको इसमें नहीं दिख रहा है। और इसलिए किसान भाई हर साल इतना अनुसंधान हो रहा है, उसका पूरा उपयोग करें और सब किसान अपने बिल्कुल छोटे क्षेत्र में बीज लगाएं, अगले साल अपने खुद के लिए बीज पर्याप्त हो जाएगा। बिल्कुल, कम से कम क्षेत्र में बीज लगाएंगे तो ये माना जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर उत्पादन किसान भाइयों को मिलेगा। धर्मेंद्र जी, बीजों की स्थिति की हम बात करें तो आपके क्षेत्र में किसान भाई जब आपसे मिलते हैं, प्रगतिशील किसान के रूप में आपको जानते हैं, तो क्या उन्हें जानकारियाँ देते हैं आप? मैं नए नए बीज के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं बीडर सीड बीज उत्पादन कार्यक्रम लेता हूँ, जिसके बाद फाउंडेशन बीज उनको किसानों को उपलब्ध करवाता हूँ। नई वैरायटी के लिए मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, किसान पाठशाला के माध्यम से मैं तकनीकी जानकारी लेके फिर किसानों को मैं नई वैरायटी के बारे में, अभी जैसे 20-116 बीज मिला है, जैसे उज्जैन NSE से बीज का सर ने बोला कि ये बहुत बढ़िया वैरायटी, तो उस हिसाब से हमने किसानों को नई नई तकनीकी नया बीज उपलब्ध कराया। जिसके बाद इस साल बोला सर ने कि ये वैरायटी लगाइए आप। हम हर बार नई वैरायटी पे नए पे ही जाते हैं हम जी। इसी हिसाब से हम नई वैरायटी की ओर जा रहे हैं और नए ही करना चाहते हैं। मैंने पुरानी वैरायटी बोते तो उसमें बहुत ही नुकसान और जल्दी को देख के बहुत नुकसान। चलिए, बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि यदि आप पुरानी वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी आपको होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप ये करिए कि नई वैरायटी का इस्तेमाल करें, विभिन्न वैरायटी का इस्तेमाल करें, जिसके माध्यम से आपको किसी खेती किसानी के क्षेत्र में लाभ पहुँचे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर आए और वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम। तो किसान भाइयों, इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।